सखी सहेली। सभी सखियों श्रोताओं को और मेरा प्यारा प्यारा सा नमस्कार दे देते हैं। आज हमारे साथ हैं हमारी प्यारी कम्मू भाभी। मंजरी दीदी आपको नमस्कार, सभी सहेलियों को, सखियों को और सखाओं को भी हमारा नमस्कार। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत कम्मू भाभी आपका स्वागत है सखी सहेली के मंच पर। और देखिए बहुत सारी आज हम लोग मिलकर बातें करेंगे ना। भाई बातें तो हम अपनी सखियों से, श्रोताओं से रोज ही करते हैं, लेकिन उन बातों में मंजरी दीदी आज क्या खास होगा ये तो बताइए। देखिए आज तो भाई खास ये है कि शुक्रवार है। अब जब हमारे साथ कम्मो भाभी है तो हम लोग व्यंजन की बात करेंगे। क्यों, भाभी नहीं होती तो नहीं करती? ये भाभी अच्छा बनाती है ना, इसलिए करेंगे। हाँ, तो कुछ अलग कुछ बनाएंगे। रसोई घर से जो खुशबू आएगी उससे पता चल ही जाएगा। साथ ही मंजरी दीदी, अभिव्यक्ति और कला का जो संगम होता है वो नृत्य के माध्यम से अच्छी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जब हम नृत्य है वो तो एक ऐसी चीज है, जब हम उदास होते हैं तब संगीत और नृत्य ही एक ऐसा माध्यम है जो कहते हैं ना, डूबते हुए दिल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून जरूर देता है। कम्मो भाभी ऊर्जा से भर देता है। तो भाई ये देखिए, अब इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं ना कि हमारी जो सखियां हैं, हमारे जो श्रोता हैं, तो उनका कभी कभी किस गाने पर ज्यादा नृत्य करने का मन करता है। तो कम्मो भाभी ये भी अगर वो हमको बताएंगे ना लिख करके तो बड़ा मजा आएगा। वो तो बताएंगे ही, लेकिन हम आपसे भी पूछेंगे, अभी नहीं, बाद में। बिल्कुल। साथ ही सखी विशेष के अंतर्गत चित्रा विश्वेश्वरन नृत्यांगना जो है भरतनाट्यम की, उनके विषय में हम जानकारी देंगे। और आज जो दिवस है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का विश्व दिवस हम मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वैसे ये दिन विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है। सरकारी हो या प्राइवेट, नौकरी करने वाले लोगों का ज्यादातर वक्त जो है ऑफिस में ही गुजरता है। तो ऐसे में कार्यस्थल में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और मूल रूप से ये जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उभरती प्रवृत्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करता है। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं, मृत्यु और बीमारियों से बचा जा सके या उन्हें कम किया जा सके। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी और हर साल सन 2003 से इसे मनाया जा रहा है। और उद्देश्य इसका यही है कि जब भी कार्यस्थल पर कोई कर्मचारी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या परेशानी में फंस जाता है तो कैसे उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाए और सुविधाएं और उपचार की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। जी, और अगर कर्मचारी की देखभाल की जिम्मेदारी कार्यालय द्वारा की जाती है तो काम की प्रगति भी तेज होती है। इसीलिए उनके अधिकारों की जानकारी भी उन्हें दी जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वर्ष 2003 में ट्रेड यूनियनों के आग्रह पर इसमें शामिल हुआ। ILO द्वारा ये अभियान दुनिया भर के मजदूरों की परेशानियों और उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर उपायों और उनकी सुविधा के लिए सभी को जागरूक करने के लिए संगठन बना है। सरकार द्वारा कानून और सेवाएं देना जिससे कर्मचारी रोजगार योग्य बने रहें और उद्यम भी तरक्की करता रहे। कई बार क्या होता है कि शारीरिक सुरक्षा का खतरा, जैसे कार्यस्थल पर कई तरह की चोटें शामिल होती हैं जो मशीनों के चलाते वक्त लग जाती हैं, या बिजली का असंतुलन होना, तापमान अचानक बढ़ जाना या विस्फोटक स्थिति कभी कभी निर्माण हो जाती है। गिरने से या फिसलने जैसी समस्याएं, जो चोट लगने की समस्याएं होती हैं वो हो सकती हैं, या कभी कभी कई जगहों पर गैसों का रिसाव, इस तरह की दुर्घटनाएं भी होती हैं। और इसी तरह जैविक खतरों में रक्त और शरीर के तरल संपर्क में आना, कीड़े के काटने, त्वचा की समस्या या अन्य श्वास संबंधी दिक्कतें भी आ जाती है और इन सभी के लिए त्वरित उपचार सुविधा मिलना जरूरी है। बिल्कुल। कभी चोट, पीठ दर्द, गर्दन और घुटनों में दर्द या मांसपेशियों की समस्या हुई तो क्या करना है? जब जैसा कार्य करते हैं वहां उसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं।
तो बस उन्हीं के प्रति हमें जागरूक रहना होगा। और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं कि उन पर भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कार्यस्थल परिसर में अग्नि सुरक्षा, उचित अपशिष्ट प्रबंधन, साफ सफाई और उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना, यानी हवा की व्यवस्था करना। और मेडिकल लैब और निर्माण स्थलों में कई अतिरिक्त सुरक्षा जो मानक हैं उनकी भी उसमें जागरूकता आती है। साथ ही कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना, जो उपकरण हैं वो सुरक्षित हों, बुनियादी ज़रूरतों में जैसे स्वच्छ पानी है, कैंटीन है, शौचालय है या हीटिंग व्यवस्था है, यानी जहाँ अधिक ठंडी पड़ती है उस जगह पे, और साथ ही एयर कंडीशनिंग, रेस्ट रूम, इन सारी जो कहते हैं ना मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, इनका होना बेहद ज़रूरी है। कार्य की समय अवधि भी निश्चित रहे, जिससे जितने समय घंटे काम करना हो और उसके बाद थोड़ा आराम। बिल्कुल। और इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है कि कैसे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है। तो कमो भाभी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें हों, और हम कितने भी घंटे हमें जो काम के घंटे निश्चित किए जाते हैं उस हिसाब से हम काम भी कर सकें। कर्मचारियों की सुरक्षा का, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। हाँ, तो कम्मो भाभी देखिए, गाना जो था ना कितना प्यारा था ना, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, यानी कि जब बारिश की बूंदें गिरती है ना तो बस लगता है ना कि थोड़ा सा नृत्य कर लिया जाए, है ना भाई मंजरी जी। हर गीत प्यारा ही होता है, हर गीत में जो शब्दों की अभिव्यक्ति होती है, भावों की अभिव्यक्ति होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है, बिल्कुल मन को मोह लेती है। और भाई मन को मोहता है एक नृत्य भी, है ना। बिल्कुल। जो आज की हमारी जो सखी विशेष है, चित्रा विश्वेश्वरन नृत्यांगना है। चित्रा विश्वेश्वरन एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है। भरतनाट्यम की पुरानी तंजौर परंपरा से गहराई से जुड़ी। बहुत कम उम्र, मतलब 3 वर्ष की उम्र से ही नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। आपकी प्रथम गुरु आपकी माँ रुक्मणी पद्मनाभन थी, जो समकालीन भारतीय नृत्य और भरतनाट्यम में प्रशिक्षित एक उत्कृष्ट नृत्यांगना थी, लेकिन इसे कभी पेशे के रूप में नहीं अपनाया। चित्रा अपनी कलात्मक और रचनात्मक दृष्टि का श्रेय माँ को देती हैं। अपने पिता श्री एन पद्मनाभन को, जो भारतीय रेलवे में इंजीनियर थे, उन्होंने बचपन से देखा। अपनी मां से नृत्य में दीक्षा लेने के बाद चित्रा ने लंदन में वेस्टर्न क्लासिकल बैले में प्रशिक्षण लिया, जहां उनके पिता भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार थे। और इसके बाद जब भारत वापस आना हुआ तो कलकत्ता में मणिपुरी और कथक नृत्य विधा को भी उन्होंने सीखा। भरतनाट्यम कलाकार श्रीमती टी.ए. राजलक्ष्मी के सानिध्य में उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक भरतनाट्यम की शिक्षा ली। और चित्रा जी ने पहली डांस कोरियोग्राफी 11 साल की उम्र में की थी। 13 साल की उम्र में चित्रा ने वर्णम के प्रारूप में संत त्यागराज के जीवन को कोरियोग्राफ किया, जो भरतनाट्यम प्रदर्शनों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नृत्य के करियर बनाने के लिए चेन्नई जाना चाहती थी, लेकिन माता पिता ने कॉलेज की डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें जाने को कहा। तो चित्रा ने अपने समय पर नृत्य सिद्धांत और नृत्य के इतिहास का अध्ययन करते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए किया और साल 1970 में उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से भरतनाट्यम में उन्नत अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली। उस समय केवल 2 छात्रों को ये जो छात्रवृत्ति है वो दी जाती थी, तो इस तरह ये उनके लिए एक गौरव की बात थी। और चित्रा ने 4 साल की अपनी छात्रवृत्ति अवधि भरतनाट्यम हुजुवर रमेला पिल्लई के सिद्धांत के तहत बिताई। उनके शिष्य के रूप में उनके अनुभव ने उनकी सौंदर्य दृष्टि को विस्तृत किया, यहाँ तक कि उनके पहले के गुरुओं के प्रशिक्षण ने उन्हें उत्कृष्ट व्याकरण और तकनीकी प्रदान की। जी, चित्रा ने कम उम्र में ही कलकत्ता में नृत्य सिखाना भी शुरू कर दिया था। साल 1975 में चेन्नई में चिदम्बरम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी CAPA की उन्होंने स्थापना की, जो एक प्रमुख संस्थान है इन दिनों। तो हम चर्चा कर रहे हैं भरतनाट्यम नृत्यांगना चित्रा विश्वेश्वरन की, जिन्होंने 1975 में चेन्नई में चिदम्बरम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी CAPA की स्थापना की, जो भारत में एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है। 1980 में चित्रा ने अपना पहला नृत्य नाटक देवी अष्टरस मल्लिका कोरियोग्राफ किया, जिसकी खूब प्रशंसा हुई। कई एकल प्रस्तुतियों का आयोजन किया इन्होंने, जैसे कृष्णांजलि है। ये एकल विषयगत प्रस्तुति थी जिसमें फ्लैशबैक की अवधारणा को पहली बार पेश किया गया।
और इसी के साथ उन्होंने पुरंदर, कृष्णामृतम, सप्तसप्ती, स्त्री शक्ति, विश्वम विष्णुमयम, नवीना निरूपन्ना और उनकी प्रस्तुतियां थी अयोधी मन्नन उल्लेखनीय है। साथ ही पांचाली, दशावतारम नृत्य श्रृंखला ये भी उल्लेखनीय है। देश विदेश में कई नृत्य नाटिकाएं उन्होंने प्रस्तुत की। यूके, फ्रांस, स्वीडन, इटली, कनाडा, सिंगापुर, ऐसे ही कई विदेशों में कई नृत्य कमोबुआ बहुत देशों में जाकर के उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। और सन 1980 में भारतीय सांस्कृतिक संस्था श्री कृष्ण गण सभा ने चित्रा विश्वेश्वरन को नृत्य मणि पुरस्कार दिया। तमिलनाडु सरकार ने 1982 में उन्हें कलई मामानी की उपाधि प्रदान की। सन 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया उन्हें। इसके अलावा भारत के स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में उन्हें सम्मानित किया गया। महिला शिरोमणि और श्री रत्नम की उपाधि मिली। साथ ही जापान फाउंडेशन ने उन्हें साल 2000 में अपना विशिष्ट अतिथि होने के लिए आमंत्रित किया था। साल 2013 में चित्रा जी को नृत्य के लिए संगीत अकादमी के नाट्य कला आचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अन्य सम्मानों में नृत्या विलास पुरस्कार, सुर सिंगार संसद पुरस्कार मुंबई 1988 में उन्हें मिला। मानव सेवा पुरस्कार आर्थिक अध्ययन संस्थान दिल्ली से सन 1992 में मिला। और नट नामनी कांची परमाचार्य सन 1999 में मिला। इस तरह से उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। साल 1996 और 97 में उन्होंने भारत में अपनी तरह का एकमात्र नृत्य सेमिनार यानी सभा का नाट्य कला सम्मेलन आयोजित किया। चित्रा जी इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट्स की ट्रस्टी और भारत सरकार समिति की सदस्य है, जो भरतनाट्यम में छात्रवृत्ति और फेलोशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन करती हैं। संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद और कार्यकारी बोर्ड की सदस्य भी हैं ये। और कम्मो बुआ, हम लोग पहले संदेश कम्मो बिल्कुल ले लीजिए संदेश ले लीजिए। तो ये संदेश है कि नृत्य कला का प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। और इस नृत्य कला के दो प्रकार होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक नृत्य। जी, मानव ने देव देवता को खुश करने के लिए नृत्य को अपना मुख्य साधन बनाया था। इसका प्रमाण अजंता एलोरा की गुफाओं में भी मिलता है। और सुख एवं दुख के भाव को व्यक्त करने का नृत्य एक माध्यम है। नए मानव मनोरंजन का एक ऐसा प्रदर्शन है। नृत्य के जरिए विभिन्न भाव के माध्यम से कहानी को पेश किया जाता है। ये कला सर्वव्यापी कला है। शास्त्रीय नृत्य के 3 प्रमुख घटक हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य, जिसमें नाटिका तत्व, हाथों के हाव भाव और पैरों की स्थिति से मनोभाव अभिनीत किया जाता है। नृत्य कला में 8 प्रकार के रस को व्यक्त किया जाता है। नवा रस, शांत रस बाद में जोड़ा गया। बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की इन्होंने। तो भाई मंजरी जी, है भी ना सही बात? बिल्कुल। नृत्य जो है अपनी अंतस की भावनाओं को प्रकट करने का एक बेहद ही अच्छा माध्यम है। जी। तो मंजरी दीदी, आपसे पूछे कि कभी आप नृत्य करती हैं? अच्छा, डांस करती हैं आप? सीधा नृत्य पर आ गई। हाँ बिल्कुल, कभी कभी मन करता है, बल्कि कर ही लेते हैं। हमारा भी मन करता है ना, तो हम भी बस म्यूजिक लगाया और थोड़ा सा पैरों को थिरका लिया। और थिरकने के बाद मतलब उसका जो असर होता है ना, मन शांत हो जाता है और एक तरह से शरीर को व्यायाम मिल जाता है ना, तो कसरत भी हो जाती है और जो एकदम हल्का महसूस होने लगता है अपने। लेकिन जो संगीत है अपनी पसंद का बस लगाइए और थोड़ा सा थिरक लीजिए। और कमों पर भी बड़ा मजा आता है ना कि जब ऐसे डांस करते हैं ना तो पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। और फिर जो अगर आपने सुबह कर लिया तो आप दिन भर के लिए एकदम एक्टिव हो गए। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह ही डांस किया जा सकता है या नृत्य किया जा सकता है। जब मन हो तब नाच लेना चाहिए। वैसे हमारी एक सखी कह रही है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी अवसरों पर विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। पूरे भारत देश में बहुत समय पहले से उत्सव और त्योहारों पर नृत्य करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही भारत के प्रत्येक राज्य के अपने कुछ लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य प्रदेश की संस्कृति को बयां करते हैं। ऐसे नृत्य जो प्रांत, धर्म, जाति या स्थान के आधार पर भिन्नता रखते हैं वे लोक नृत्य होते हैं। एक प्रदेश के एक से अधिक लोक नृत्य भी हो सकते हैं।
तो भाई नृत्य का रिश्ता जो है वो भाई आत्मा से है ना जी। कमो भाभी, और संगीत अमर आत्मा की पुकार है। तो नृत्य आत्मा की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हमारा शरीर अनेक प्रकार की भाव भंगिमाओं को प्रस्तुत करने के लिए लालायित होता है, और जब भाव रस में लीन होकर कदम थिरकने लग जाए तो वही नृत्य है। नृत्य तो प्रकृति के कण कण में समाया है, और नृत्य अभिव्यक्ति एवं कला का अनुपम संगम है। बिना भाव के नृत्य अधूरा लगेगा। नृत्य आनंद की वो पराकाष्ठा है जिसमें संपूर्ण शरीर डूब जाता है। बिल्कुल। तो जो आपने बात कही ना कि नृत्य प्रकृति के कण कण में समाया है, जब वर्षा ऋतु के पश्चात प्रकृति देखिए कितनी साफ सुथरी मतलब एकदम धुली साफ सुथरी लगती है, मन प्रसन्न होता है और ऐसा महसूस होता है कि जो प्रकृति है वो भी अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है। बिल्कुल। और कला वैसे कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा कलाकार अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता है। तो नृत्य की बात हो रही है, नृत्य की अभिव्यक्ति की बात हो रही है, तो हमारे एक साथी कह रहे हैं संगीत ही है जो मेरा सच्चा साथी है। मेरा हर काम संगीत सुनते हुए होता है, इससे थकावट भी नहीं होती मुझे, और अपने घर के खिले फूलों को देखकर इस गीत के साथ नृत्य करने का मेरा मन करता है और मैं करती भी हूँ। गाना कौन सा? वही मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंसते। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संगीत एक बेहतरीन माध्यम है। बस वही बात है ना जो हम बात कर रहे थे कि अपनी पसंद का गीत लगाइए और थोड़ा सा थिरक लीजिए। बिल्कुल। और आपके पास अगर थोड़े से घुंघरू वगैरह हो तो वो भी बांध लीजिए, तो क्या मजा आता है ना। वैसे बचपन में हम लोग खेला करते थे उस तरह से एंजॉय। जी जी जी। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे ना कि नृत्य के बारे में, तो एक संदेश आया है कि नृत्य मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रहस्यमय प्रदर्शन है। ये एक सार्वभौम कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हुआ है। बालक जन्म से ही रोक कर अपने हाथ पैर मार कर अपनी भाव व्यक्ति करता है और वह भूखा है। इन्हीं आंगिक क्रियाओं से नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ये कला देवी देवताओं, दैत्यों, दानवों, मनुष्यों एवं पशु पक्षियों को अति प्रिय है। मानव जीवन में सुख एवं दुख के भाव को व्यक्त करने का नृत्य एक माध्यम है। नृत्य भी मानव मनोरंजन का एक ऐसा प्रदर्शन है। नृत्य के जरिए विभिन्न भाव के माध्यम से कहानी को पेश किया जाता है। ये कला सर्वव्यापी कला है। बिल्कुल। और कला की बात करें तो एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसके द्वारा कलाकार जो है अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता है, व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत कविता, संगीत, नाटक, नृत्य आदि आते हैं। यानी कला को एक नया आयाम मिल जाता है। यानी इनके संगम से जब नृत्य प्रस्तुत होता है तो असीम आनंद की अनुभूति होती है, और जितनी भी कलाएं हैं उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संजोने की बेहद आवश्यकता है। वैसे नृत्य जब संगीत के संग जुड़ता है तो गतिशील कला में बदल जाता है, और नृत्य कला के द्वारा कला की उन्नति होती है। हमारे देश में नृत्य कला प्राचीन समय से चली आ रही है। जब हड़प्पा सभ्यता में अवशेष मिले तो ज्ञात हुआ कि उस समय भी नृत्य कला का विकास हो चुका था। नृत्य कला का प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। वेदों में भी इसका वर्णन पाया गया है। नृत्य कला में शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दो प्रकार के हैं। भारत में अलग अलग राज्य होने के कारण शास्त्रीय नृत्य भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब जैसे शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो भरतनाट्यम है, कथकली है, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, साथ ही कथक है, और असम के लोक क्षेत्रों के जो नृत्य हैं। और लोक नृत्य में घूमर, गरबा, गिद्धा, भांगड़ा, यक्षगान, मयूरभंज, साथ ही क्षाऊ उड़ीसा क्षेत्र का, और पुरुलिया क्षाऊ पश्चिम बंगाल से, तमाशा है, लावनी महाराष्ट्र का, कालबेलिया, बिहू, कद्दी घोड़ी, रौफ जम्मू और कश्मीर का जो पारंपरिक लोक नृत्य है, इन सब का समावेश तो होता ही है। और राउत नाच है, करकट्टा में होजा गिरी है, इस तरह के नृत्य है, बहुत सारे डांस होते हैं। और शास्त्रीय नृत्य में 3 प्रमुख घटक है, नाट्य, नृत्य और नृत्य। और यानी नृत्य को विधिवत गुरु द्वारा सीखा जाता है, तभी उसमें अच्छा प्रदर्शन हम कर सकते हैं। और शास्त्रीय नृत्य में जो 8 प्रकार होते हैं, जैसे हमने बताया था, हमारी सखी ने भी लिखकर भेजा था कि 9 रस होते हैं। तो शांत रस है, हास्य रस, करुणा रस, रौद्र, वीर रस, भयानक, विविध रस, अद्भुत और शांत रस, ये सारे उसमें रस आ जाते हैं। और जब विधिवत गुरु द्वारा इसकी शिक्षा ली जाए तो उसमें अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। वैसे नृत्य एक साधना भी है। भाई कोई भी कला हो मंजरी दीदी, उसे बिना साधे
पाया नहीं जा सकता। तो चाहे वो ललित कला हो या संगीत हो या नृत्य या कोई अन्य कला, आत्म अभिव्यक्ति का ही एक रूप है और अभिनय का विस्तारित अर्थ है अभिव्यक्ति। बिल्कुल। और नृत्य तभी उत्कृष्ट होता है जब कलाकार उस कथा वस्तु को भाव भंगिमा को लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है और उस नृत्य से जुड़ा स्वयं श्रृंगार करता है, वेशभूषा धारण करता है, यानी उसका संपूर्ण स्वरूप ही मन को मोह लेने वाला होता है। और कम्मो बुआ इसी तरह गीत भी तो होते हैं ना? जी बिल्कुल होते हैं। तो कम्मो भाभी, बोलिए। अब आप ये नृत्य से निकलिए। भाई मंजरी दीदी, जब भी मैं ये गीत सुनती हूँ ना, अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाती। हम देख रहे थे कम्मो भाभी आप नाच रही थी। अरे ये मेरा अकेले हाल, ये मेरा कहते हैं ना, अकेले का मेरा ही ऐसा हाल नहीं होगा, सभी का होगा। जब सुनते हैं ना जी, तो भाई अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाते। अब आप रोकिए मत भाई। नहीं, अब हम तो रोकेंगे इसलिए कि अब चलते ना भाभी किचन की तरफ, कुछ बनाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब मुझे डांस करने के लिए दूसरा समय देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमें रसोई का रुख करना है। तो कम्मो भाभी क्या बताएंगे? रसोई की जब बात आ रही है तो बड़ा अच्छी एक बात हमारे साथी ने लिख भेजी है कि एक अच्छी बात, भोजन करते समय टेलीविजन और मोबाइल को ना देखें। तो ये एक अच्छी बात भी है, एक सूचना भी है, आग्रह भी है और कहते हैं ना सावधानी भी है। हाँ, लेकिन कम्मो भाभी कुछ तो बताइए, बनाएंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे मैं तो ये कह रही थी मंजरी दीदी कि भोजन करते समय भाई टेलीविजन मत देखिए, मोबाइल मत देखिए और मैं तो कहूंगी लैपटॉप भी मत देखिए। लेकिन रेडियो तो सुना जा ही सकता है। चलिए फिर ना रेडियो सुनते सुनते करते हैं। तो देखिए, अच्छा चलिए कम्मो भाभी, तब तक हम बता देते हैं। बताइए। सौंफ का इंस्टेंट शरबत बता देते हैं। तो इसकी सामग्री है 100 ग्राम मोटी सौंफ, 11 छोटी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, 5 लौंग और 1 बड़ा चम्मच खसखस, 250 ग्राम मिश्री कूट कर पीस कर ले या आप शक्कर ले सकते हैं। तो आप सौंफ को साफ कर लीजिए, इलायची को भी आप छील करके रेडी कर लीजिए, है ना। और पैन में सौंफ, आपको गरम पैन में सौंफ को भूनना है और इसमें इलायची, काली मिर्च, लौंग और खसखस भी डाल देनी है और थोड़ी देर आप इसको भून लीजिए। भूनने के बाद आप इसको निकाल के पीस लीजिए और छान लीजिए। अब इसमें मिश्री को जो आपके पास मोटी सी रहेगी उसको आप थोड़ा सा कूट करके मिक्सी में पीस लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए। अब आप इसको सौंफ वाले पाउडर में मिला दीजिए और कम्मो भाभी अब इसको डिब्बे में बंद कर रखना है। देखिए, और जब बनाना होगा ना तो पानी या दूध में इसको 2 चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे और मिलाएंगे और बर्फ के टुकड़े डाल करके ये आप सौंफ का इंस्टेंट शरबत बनाकर पिला सकते हैं। क्या बात है, एकदम तपती दोपहरिया में ये ठंडा ठंडा शरबत बहुत मजा देगा, है ना। अब शरबत ही बता रही हैं तो पीना कोलाडा बता देते हैं। नाम सुन के ही कुछ अलग सा लगा ना। हाँ, कुछ झूम गए कि क्या है कोलाडा। ये कुछ अलग चीज नहीं है। हाँ। अभी सुनिएगा, बताइए। सामग्री नोट करें। 1.5 कप के लगभग अनानास का रस। अच्छा। 1/4 कप नारियल का दूध, 3 बड़े चम्मच वनीला आइसक्रीम ले लीजिए और लगभग 300 ml तक कोई भी कोल्ड ड्रिंक। अब सजाने के लिए अनानास के जो टुकड़े होते हैं वो ले लीजिए और बर्फ बारीक कूटी हुई। अच्छा। अब बनाने के लिए जो कच्चे नारियल के टुकड़े हैं उन्हें मिक्सर में पीसकर उसका जो दूध है उसे आपको छान लेना है और फिर अनानास का जो रस है उसमें नारियल का दूध और आइसक्रीम को मिला के ये जो हमने बर्फ कूटी हुई रखी है ना उसे ऊपर से डालें और फिर वो जो कोल्ड ड्रिंक है उसे डाल दें। अब अनानास के टुकड़े से सजाकर इसे ठंडा ठंडा सर्व करें और बस मज़ेदार शरबत का आनंद उठाएं। इसे बनाकर रखना नहीं है आपको, जब आपको पीना हो तभी बनाएं। और हम तो ये कहेंगे कि भाई कोल्ड ड्रिंक अगर आप न डालें तो बेहतर ही होगा, खासकर जब बच्चों को इसे देना हो। तो भाई कम्मो भाभी, आपने इतना प्यारा सा बनाया है ये शरबत कि बस मन कर रहा है कि इसको तो पिए। तो कम्मो भाभी अब क्या बताएंगी आप? अब हम बता रहे हैं जो हमारी सखी ने हमसे साझा की है, ब्रेड पुडिंग। क्या बात है। अब ब्रेड को इसको कैसे बनाना है, तो ब्रेड को भाई तवे पर मक्खन या घी लगाकर सेक लें और हल्की ब्राउन दिखने लगे तो इसे बाहर रखकर इसके टुकड़े कर लें या 2 भाग कर दें। ध्यान रहे आपको ब्रेड को जलाना नहीं है, यानी ब्राउन होने तक हल्का हल्का सेकना है। अब एक पैन में 2 कप दूध और चीनी गर्म करें। वैसे चीनी की जगह मिश्री का उपयोग भी किया जा सकता है। दूध को थोड़ी देर तक उबालें, यानी कि
उसे गाढ़ा होने तक आपको उबालना है। अब उबालने के लिए चलाते रहना ज़रूरी है, नहीं तो दूध पकड़ लेगा बर्तन में। अब आपको लगे कि दूध अच्छे से पक गया है तो थोड़े दूध को निकाल देना है और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर जो ब्रेड से हमने सेकी थी उसे दूध में डुबा के वो जो तवा था ना, नॉनस्टिक तवा, उसे पे रख दें और जैसे दूध सूख जाए, जैसे जैसे धीरे धीरे दूध सूखता जाएगा गरम तवे पे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा और डालते जाएं दूध, और इस क्रम को 2-4 बार दोहराएं और ब्रेड को उलट पुलट करते रहें। तो धीरे धीरे ब्रेड दूध को सोख लेगा और दूध की मलाई के चलते ब्रेड का रंग जो है वो बदलने लगेगा। जब बदल जाए रंग तो इसे तवे से उतार लें। वैसे आप इसे गर्म भी खा सकते हैं, लेकिन अगर इसे थोड़ा ठंडा करके और ऊपर से थोड़ी जो हमने दूध ठंडा करने के लिए रखा है वो इस पर सजावट के तौर पर डालकर खाएंगे तो बहुत स्वाद आएगा। और ये जो मज़ेदार ब्रेड पुडिंग है बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं और हम भी तो खाएंगे ना बड़े स्वाद से। कितने अच्छे से भेजी है ये वाली रेसिपी। और कम्मो भाभी देखिए एक बताते हैं रेसिपी मैंगो खसखस शेक की। तो इसकी सामग्री है 2 से 3 बड़े चम्मच खसखस सिरप लेना है यहाँ पर, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस लेना है और 100 ml के आसपास मैंगो का जूस लेना है। ताज़ा जूस भी आप इसको लेके बना सकती हैं और 300 ml इसमें सोडा डालना है अगर आपका मन करे तो, है ना। और थोड़ी सी बर्फ के टुकड़े हैं, पुदीने की पत्ती सजाने के लिए है। तो इसकी विधि है कि 1 गिलास में खसखस सिरप डालें, उसमें मैंगो जूस डालें, नींबू का रस डालें और आपके इच्छा है तो आप सोडा उसमें डालकर मिला लें और बर्फ के टुकड़े और पुदीने की पत्ती से सजा दें और बस इस ठंडे ठंडे मैंगो खसखस शेक को पिए और पिलाएं। वैसे शेक बनाने के समय जो आपने सोडे की बात की, उसकी जगह हल्का पानी थोड़ा सा पानी मिला के इसमें अगर घर पे ही जो जीरा होता है उसे भून लें और उसे पीस के या क्रश करके मिला दें। साथ ही पुदीने की पत्ती का जो पाउडर होता है जो बाजार में भी मिलता है, वैसे इसे घर पे भी बनाया जा सकता है। पुदीने की पत्तियों को सुखाकर वो भी डालेंगे तो स्वाद जो है और बढ़ जाएगा। बिल्कुल कमो भाभी बढ़ जाएगा। और ये तो चलिए ये होगी बातें हमारी व्यंजन की, तो एक गीत सुन लेते हैं कि आप और व्यंजन बताने वाले। मैं सोच रही थी एक और बता देते हैं। बिल्कुल बताइए। पालक पकौड़ा चाट। अरे वाह, क्या सामग्री नोट करें। अब पालक पकौड़ा चाट जो है उसमें 1 कप पालक कटी हुई, 1 कप बेसन, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और तेल तलने के लिए। नाम से ही लग रहा है ये पालक के पकौड़ों की चाट है। तो भाई पालक के पकौड़े तो बनाने सबको आते हैं, बिल्कुल। और जिनको नहीं भी आते तो बता देते हैं कि जैसे हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं बेसन में मिक्स करके, उसी तरह पालक की पत्तियों को काट के या पूरी की पूरी पत्तियों को बेसन के घोल में डुबा के छान ले, बस पालक के पकौड़े तैयार। क्या बात है। अब चाट बनाने के लिए जो सजावट की सामग्री है उसमें है 1 कप दही, आधा कप फीके सेव, 1 तली सूखी मिर्च, नमक और चाट मसाला, साथ ही हरी चटनी, मीठी चटनी और धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। जैसे कि हमने बताया कि पालक की पहले पकौड़ियाँ बना लें। अब फिर एक सर्विंग डिश में दही में आपको नमक मिला के रख देना है, तो बस उसमें सर्विंग डिश में पकौड़े रखें और उस पर दही डालें, हल्का नमक डालें या चाट मसाला भी आप डाल सकती हैं, साथ ही हरी चटनी, मीठी चटनी, धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई और जो फीके सेव हैं वो डालें और ऊपर से तली लाल मिर्च का चूरा डाल दें तो थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आएगा। वैसे बच्चे खाएं तो लाल मिर्च न डालें तो बेहतर होगा। और इसमें चने की दाल मोठ भी डाली जा सकती है, साथ ही आलू के लच्छे भी डाले जा सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। क्या बात है कमो भाभी, बहुत प्यारी सी आपने रेसिपी बताई। हाँ, तो मंजरी दीदी आप क्या बता रही हैं? रेसिपी बताते हैं दही प्याज मसालेदार। तो इसकी सामग्री और विधि एक साथ बताते हैं कि ताजा दही 1 कप आपको लेना है, इसको मथ लेना है और 1 बड़ा प्याज लंबे लच्छे में काट लेना है और इसको आप दही में डाल दीजिए और नमक, काली मिर्च पिसी और जीरा कुटा हुआ, शक्कर पिसी स्वाद से, हरी धनिया, अनार के दाने आधा कप इसमें डाल दीजिए, सबको मिला दीजिए अच्छे से और इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दें और जब ये खूब ठंडा हो जाए तब आप इसे खाएं तो इसका स्वाद बढ़ा हुआ नजर आएगा। कुछ रायते जैसा है ये जी। तो कमो भाभी देखिए हम लोगों ने कितनी सारी रेसिपियां बताई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बनाएंगे खाएंगे और दूसरों को खिलाएंगे भी। वैसे जैसा ये गीत कह रहा था ना, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, भाई दिल जीतने के लिए कोई खास करने की जरूरत नहीं होती, बस दिल से
दिल का मिलना जरूरी है, यानी कि एक कहते हैं ना, प्यार भरी बातें हों, साथ ही दूसरों के प्रति आदर की भावना हो। और अब लेते हैं सखी सहेली कार्यक्रम से विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और कमों का नमस्कार। विविध भारती